हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए आवेदन 11 मार्च से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी लगभग मिल गई होगी, लेकिन मैं अपने चैनल पर आपको लगातार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवाते आया हूं और आगे भी करवाने जा रहा हूं। इसलिए आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको इस विज्ञापन का एक संक्षेप में विवरण देना मेरा फर्ज बनता है और मैं आज इस विज्ञापन को आपको पूरा डिटेल को संक्षेप करके जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस में क्या परिवर्तन कर दिया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस के एक एक बिंदुओं पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको इस सिलेबस को लेकर के अब तैयारी कैसे करनी पड़ेगी और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी कैसे करवाऊंगा, इन सभी चीज़ों का विवरण आज मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट से और उसके बाद सिलेबस से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत जो दिशा निर्देश है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bps.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। आप यहाँ पर पदों की संख्या देख रहे हैं, 40,247। पहले ये 530 थे, 40,530 पद थे शायद, जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है यही था। और अब इसमें थोड़ी कमी कर दी गई है, अब 40,247 पद कर दिए गए हैं। खैर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कोटि वाइज जो संख्या निर्धारित की गई है वो क्या है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081 पद रखे गए हैं कुल, और उसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित पद है। अब इसमें देखिए 10,081 है तो 3529 पद जो है 3,529 वो महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,018 है, महिलाओं के लिए 1,408 है। अनुसूचित जाति के लिए 8,041 आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2,814 है। जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 806 है। उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056, पिछड़ा वर्ग के लिए 7,245 और उसी स्तर से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। उसके बाद देखिए समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नातिन के लिए जो 26% कुल पदों की संख्या है वो 803 है। अब इसी के आधार पर आप देख रहे हैं दिव्यांगजनों को क्या क्या दिया गया है। अब देखिए, उसके बाद ये भी कहा गया कि प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये घटती बढ़ती है, ये किसी भी विज्ञापन में लिखा होता है। वेतनमान पर बात करेंगे। वेतनमान यहाँ पर आप देख रहे हैं, वेतनमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेतनमान 30,500। पहले भी आपने अगर इसका आवेदन किया था तो यही 30,500 था, अभी भी 30,500 ही रखे गए हैं। और इसके साथ ही जो भत्ते होते हैं जो निर्धारित होते हैं राज्य सरकार के द्वारा वो इसमें इंक्लूड होंगे। जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा आप देख रहे हैं, उम्र सीमा
जैसा कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 29 में ये था परिभाषित, ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं, उनमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा सत्र नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है। यानी ये जो डर था वैसे नियोजित शिक्षकों को जो टीआरई से चयनित हुए थे 1 और 2 से उन्हें अब डरने की बात नहीं है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कर देगा, अनुभव चाहिए 8 वर्ष का, और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 58 वर्ष है, माफ कीजिए 58 वर्ष। और सेवानिवृत्ति की आयु तो आप जानते हैं 60 वर्ष होता है, यानी 58 वर्ष से अगर आपका ऊपर एज हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 8 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है वो सक्षम प्राधिकार जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, किसके लिए सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में जो न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त किए हैं उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे है, तो इसमें आपको मैं बता दूं, सिलेबस की बात तो मैं करूंगा नहीं। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी, ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी, और इसमें विषय होंगे समान अध्ययन एवं समान अध्ययन के साथ जो पेडागोजी है उसका आपका एग्जाम होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें 1 से 75 होंगे समान अध्ययन के, 2.5 घंटे समय मिलेंगे, कुल प्राप्तांक 150 होंगे, और इसमें 75 मार्क्स जो होंगे वो आपके समान अध्ययन के होंगे। ये पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो समान पत्र है, इसमें प्राथमिक गणित, देखिए आगे है इसके बारे में, एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल है। और दूसरा डीएलएड होगा से संबंधित होगा, वो 75 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, और दूसरा जो होगा वो डीएलएड के विषय पर आधारित होगा। और इसी पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस भी मैं आपके बीच लाने जा रहा हूं। लगातार चैनल पर बने रहें। अब देखिए, अब आपको अगर पूरा विस्तृत जानकारी भी लेना है डीएलएड से संबंधित और ये आपको जीएस से संबंधित सिलेबस का, तो उसका साइट यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है www.bpsc.bis.nic.in पर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, एमसीक्यू होगी, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा, और सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अब देखिए न्यूनतम आहर्तांक भी आप देख लीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं सामान्य के लिए 40% होता है, ओबीसी के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है। मेधा सूची कैसे बनेगी, तो आप जानते हैं लिखित परीक्षा दोनों पेपर का हो रहा है, पेपर 1 में जीएस और पेपर 2 में डीएलएड से संबंधित प्रश्न पेडागोजी। और इसमें क्या होगा, इसी पर आपका औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगा, और इसमें लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक के समान अगर हो गया तो डीएलएड में अगर आपका ज्यादा मार्क्स है तो आपकी जो मेधा अंक होगी वो ऊपर होगी और बराबर होने की स्थिति में, और तब भी अगर बराबर हो जाता है तो फिर उम्र भी अगर समान होता है तो वर्णमाला के अनुसार आपको वरीयता दी जाएगी।
आरक्षण से संबंधित अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथ ही जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो प्रदान करेंगे वो ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य होंगे। तो ये आरक्षण संबंधित कुछ संक्षेप विवरण मैंने आपको दे दिया। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन के अनुरूप जो शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधित जो आपने प्रमाण पत्र और अंक पत्र लोड किया उसको आपको वहां पर प्रदान करना पड़ेगा, जो आप करेंगे। और विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना होगा। और आरक्षण संबंधी जो आपने दावा किया है उसका भी प्रमाण पत्र, चाहे SC, ST, OBC या EWS से संबंधित हो, वो आपको देना होगा। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र सीमा में छूट का दावा की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा की स्थिति में भी प्रमाण पत्र देना होगा। फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड आपको देना होगा। हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए जो निर्गत ई-एडमिट कार्ड होगा उसकी प्रति आपको देना होगा। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क किनका लगेगा और किनका नहीं लगेगा, बड़ी बात है। देखिए, 750 रुपया सामान्य अभ्यर्थियों को देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये हैं, दिव्यांगों के लिए भी 200 है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया आपको देना होगा। जो पूर्व में बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप जान भी गए होंगे, जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वे सभी को क्या करना है, मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए, दोस्तों बहुत बड़ी बात, वेरीफाई के लिए OTP जाएगा जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा। वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। सबसे बड़ी जो राहत की बात है उन शिक्षकों के लिए यहाँ पर है जिन्होंने आवेदन पहले कर दिया था। जो एक संभावना बन रही थी कि शायद उन्हें फिर से करना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो में ये क्लियर किया था कि उन्हें फिर से पैसे नहीं देने होंगे, उस पर ही मुहर लगी है दोस्तों। अब देखिए, जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किए, शुल्क भुगतान नहीं किए, उन्हें नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये प्रति वर्ग। ध्यान दीजिए, बड़ी बात है, बायोमेट्रिक फी है 200 रुपया। और दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है। बहुत बड़ी बात है, इन सब चीजों को आपको जानना जरूरी है। परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है तो दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। बहुत बड़ी बात है, जो आपने BPSC TRE 1-2 में देखा वही चीज यहाँ भी होगा। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दूं कि आपको आवेदन करने की तिथि की शुरुआत हो रही है 11/3/2024 से और इसका अंत हो रहा है 2/4/2024 तक। सभी ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी प्रमाण पत्र कागजात का PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
समझ जाइए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा, इसलिए ऐसी गलती आप न करें। निर्देश जो दिया गया उस पर भी मैं आपको ध्यान आकृष्ट करा दूं कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी जो होंगे उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय इसकी आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा, ये जान लीजिए। इसलिए सभी को आप सुरक्षित रख लेंगे और सबसे बड़ी बात है कि डाउनलोड कर लेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म 2 कॉपी के रूप में। एक बात मैं और आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख आपने मूल आवेदन पत्र में किया है। अगर आप चाहेंगे कि अलग से मैं कुछ सबमिट कर दूं तो वो आयोग आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी कागजात ना छूटे इसका ध्यान आपको रखना है। दोस्तों ये था बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक परीक्षा का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसका संक्षेप में विवरण। अब मैं आपके बीच इसके सिलेबस को रख रहा हूं और मैं बताऊंगा कि ये सिलेबस में कैसे बदलाव हुआ है और अब आपको कैसे तैयारी करनी है, मैं कैसे तैयारी करवाऊंगा। ये सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर सबसे पहले डीएलएड सिलेबस की बात करते हैं, क्या इसमें परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डीएलएड के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही आपको जो मैं लगातार पढ़ाया हूं, बताया हूं, वही आपके बीच में सिलेबस है। इकाई 1 में बच्चे तथा बचपन बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा विद्यालय और समाज विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा के समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण, ज्ञान की अवधारणा। इकाई 2 में जो आपने पढ़ा महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जो पुस्तक है उस पर, गिजुभाई बधेका का दीवा स्वप्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा, मारिया मोंटेसरी का ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम में, ये सभी मैंने आपको बताया है। और फिर मैं आपको बताऊंगा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जय कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी का जो शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में जो शिक्षा शीर्षक लेख है उसको आपको पढ़ना। इकाई 3 में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, वृद्धि विकास, बाल विकास, सृजनात्मकता, खेल से आशय, व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, बच्चे में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू जो जिसको मूल रूप से जॉन बॉल्बी का सिद्धांत और अन्य विचार भी जो है, नैतिक विकास और बच्चे। इकाई 4 में आपको जो है ECCE की आवश्यकता एवं उद्देश्य है। ECCE के पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पर। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। इकाई 5 में है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ, समावेशी शिक्षा, कला समेकित शिक्षा, कक्षा के शिक्षण की प्रकृति। मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक करके, लाइक करते हुए पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ पाठ्य सहगामी और सह शैक्षिक क्रिया ये है। फिर विद्यालय में आकलन और मूल्यांकन की व्यवस्था, उसके बाद शिक्षक वृत्तिक विकास। उसके बाद आप देखिए इकाई 6 में है जो आपका जो लोकल बॉडीज जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आपको CRC है, BRC है, डाइट है, PTEC है, इन सब की आपको जानकारी लेनी है। ये निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं ये आपको इसके अंतर्गत आ गए। फिर उसको राज्य स्तरीय संस्थाएं में
आपको SCRT, BEPC, उसके बाद BSEB, फिर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको यही पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं में चलाएंगे तो इसमें आपको हो जाएगा NCERT, हो जाएगा CBSE, हो जाएगा, फिर उसके बाद NIEPA हो जाएगा, जिसको राष्ट्रीय शैक्षिक योग्यता और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे NCTE कहते हैं। इन सब की जानकारी आपको बताऊंगा और आपको रखनी भी है। भारतीय समाज में समावेशन, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, समावेशी शिक्षा के लिए जो आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में प्रचलित जो जेंडर विभेद है, जेंडर संवेदनशीलता, समता समानता, शिक्षकों की अस्मिता, उसके बाद इकाई 8 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता और उपयोग, सीखने की योजना और विद्यालयों के अन्य कार्य से ICT का एकीकरण। मैं बताऊंगा कि कैसे GS का सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, हम लोग जनरल स्टडीज के सिलेबस पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये बात करते हैं समान अध्ययन पाठ्यक्रम पर 75 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी में परिवर्तन किया गया था। मैथमेटिक्स को क्लास 8 तक ही, 1 से 8 तक ही रखा गया था। साइंस को भी 1 से 8 तक ही रखा गया था कि इसी सिलेबस से पूछा जाएगा। लेकिन अब इस बार जो एडवर्टाइजमेंट आया BPSC के द्वारा, इसमें जो पूर्ववत सिलेबस था GS का, उसी को रखा गया है। तो चलिए एक बार इस पर देखते हैं कि अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। और ये भूल जाइए कि अब आपसे मैथ 8वीं तक पूछा जाएगा, साइंस आपसे 8वीं तक पूछा जाएगा। अब आपको इसका जिस तरह से BPSC TRE 1 TRE 2 में पूछा जा रहा है, उसी तरह का जो आपका GS का पोर्शन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, अब देखिए जो करंट अफेयर्स है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, उसके बाद ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी भी कह सकते हैं, और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग से भी प्रश्न होंगे। और इसकी पूरी तैयारी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य विज्ञान में जो दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित जो आपको विज्ञान की सामान्य जानकारी होती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व में जो वर्तमान घटनाएं होती हैं सभी स्तर पर, वो आपसे पूछे जाएंगे। भूगोल में भारत और बिहार के भूगोल आपसे पूछे जाएंगे और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि से होंगे, प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं इसमें सम्मिलित होंगी। भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको पंचायती राज और विकास योजनाओं से संबंधित इसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसकी संख्या 10 हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपने प्रधान शिक्षक परीक्षा का विज्ञापन और सिलेबस की पूरी जानकारी प्राप्त की। मैंने आपको संक्षेप में इसकी जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं, जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपके बीच प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवाई है और आपके फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप मेरे तैयारी करवाने के तरीके से बिल्कुल संतुष्ट थे। आगे भी मैं इसकी तैयारी करवाने जा रहा हूं। चूंकि अभी नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा चल रहा है, इसलिए सक्षमता परीक्षा के उपरांत ही इसकी तैयारी करवाना मैं समझता हूं बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं पूरी प्रयास के साथ आपके बीच इसकी तैयारी करवाऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।